नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ शोभना यादव। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से। एबीपी न्यूज की खबर का असर हुआ है। उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी के भाई अरुण द्विवेदी ने असिस्टेंट प्रोफेसर के पद से इस्तीफा दे दिया है। ईडब्ल्यूएस कोटे से मंत्री के भाई की नियुक्ति हुई थी, जिस पर विरोधियों ने सवाल उठाए थे। मंत्री के भाई यूपी के सिद्धार्थनगर जिले के सिद्धार्थ विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती हुए थे। हालांकि विवाद होने पर मंत्री जी ने कहा था कि इसमें कुछ भी गलत नहीं है, उनके भाई को योग्यता के आधार पर ही नौकरी मिली है। तो एबीपी न्यूज की खबर का असर, यूपी के बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी के भाई को इस्तीफा देना पड़ा। हमारे साथ हमारे राजनीतिक संपादक पंकज झा जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी लिए हुए। पंकज झा, ये एबीपी न्यूज की खबर का ही असर है और सोशल मीडिया की ताकत भी कि बेसिक शिक्षा मंत्री के जो भाई हैं उनको इस्तीफा सौंपना पड़ा आज अपना। बिल्कुल शोभना, ये बात उन दिनों की है, अब से करीब 6-7 दिनों पहले की, जब पंचायत चुनाव में जिन शिक्षकों की मौत हुई थी उनको अनुकंपा के आधार पर कब नौकरी मिलेगी, तब ये सब बातें हो रही थी। और उसी बीच में उनके सगे छोटे भाई अरुण द्विवेदी ने वहाँ पर सिद्धार्थनगर यूनिवर्सिटी के साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर ज्वाइन कर लिया। बाद में जब पता चला तो पता लगा कि उनकी पत्नी बिहार में अंबेडकर यूनिवर्सिटी मोतिहारी में विदुषी दीक्षित नौकरी करती हैं। ये भी वनस्थली विद्यापीठ में नौकरी करते थे। 2019 में भर्ती का विज्ञापन निकला था और इकोनॉमिक व्हीकल सेक्शन जो होता है ईडब्ल्यूएस, यानी वो गरीब हैं, सवर्ण हैं, उस कोटे पर इनको नौकरी मिल गई। तो बाद में मंत्री ने कहा कि नहीं, जो भी मिला उनके योग्यता के आधार पर, लेकिन गड़बड़ी हुई है और इस बात को मानते हुए उन्होंने इस्तीफा दे दिया। लेकिन शोभना, यहाँ बात खत्म नहीं होती। जिसने भी उनका ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनाया, उस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने, चूंकि ये सर्टिफिकेट 1 साल के लिए मान्य होता है, इन सब के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, तभी दूध का दूध और पानी का पानी होगा। जाहिर सी बात है कि अगर योग्यता के आधार पर सर्टिफिकेट नहीं बना है तो कार्रवाई तो होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज झा आपका इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। विदेशों से वैक्सीन की खरीदारी को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। केजरीवाल का कहना है कि विदेशों से वैक्सीन खरीदने का फैसला राज्यों पर छोड़ना गलत है। अरविंद केजरीवाल ने केंद्र पर कटाक्ष करते हुए कहा है कि कल अगर पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ तो केंद्र सरकार ये कह देगी कि दिल्ली ने अपना परमाणु बम बनाया क्या, यूपी ने अपना टैंक बनाया क्या। केजरीवाल के मुताबिक कोरोना के खिलाफ देश युद्ध लड़ रहा है और केंद्र को अपनी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर हमला बोला केंद्र सरकार के ऊपर वैक्सीन को लेकर। ये बड़ा कटाक्ष, पाकिस्तान से अगर युद्ध हुआ तो क्या राज्यों की तैयारी पूछेगी केंद्र सरकार? और चलिए आपको सुनवा देते हैं कि किस तरह अरविंद केजरीवाल ने पाकिस्तान से युद्ध की मिसाल देकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। वॉर फुटिंग के ऊपर इस वैक्सीनेशन के कार्यक्रम को चलाना पड़ेगा, अदरवाइज काम नहीं चलेगा। केंद्र राज्य सरकार, ये तो ऐसे हो गया कि मान लो कल पाकिस्तान वॉर कर दे हमारे देश पे और फिर वो कहे अरे दिल्ली वालों ने न्यूक्लियर बम बनाया क्या, उत्तर प्रदेश वालों ने टैंक खरीदा क्या, बिहार वालों ने, और राज्य केंद्र सरकार कह दे सारे अपना अपना सब संभाल लेना। ऐसे थोड़ी होगा। केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है वैक्सीन खरीदने की, वैक्सीन प्रोक्योर करने की, वैक्सीन सप्लाई करने की। केंद्र सरकार जब दिल्ली को इतनी वैक्सीन दे दे और हम सेंटर ना खोलें, तब हमारी जिम्मेदारी है, तब हमारी गलती है। लेकिन अगर केंद्र सरकार वैक्सीन ही प्रोक्योर ना करे और सबको कह दे, आज हमारा देश एक तरह से युद्ध में है। अभी भी जो सेंस ऑफ अर्जेंसी होनी चाहिए वो दिखाई नहीं दे रही है। इंटरनेशनली जितनी, जैसे मॉडर्ना है, फाइजर है, ये जितनी भी जॉनसन है, ये जितनी भी दूसरी वैक्सीन्स हैं, इनको भारत में 24 घंटे के अंदर इजाज़त दी जा सकती है, क्यों नहीं दी जा रही है? केंद्र सरकार कह रही है कि राज्य सरकारें प्रोक्योर कर लें। राज्य सरकारों ने सबसे बात कर ली, एक भी राज्य सरकार एक भी एडिशनल वैक्सीन लेने में सफल नहीं हुई है। तो ये काम तो केंद्र सरकार का था, केंद्र सरकार ने राज्यों के ऊपर टाल दिया। राज्य सरकारें बेचारी सारी हाथ पैर मार रही हैं, ग्लोबल टेंडर करके देख लिए, सारी कंपनियों से बात करके देख ली, सारी कंपनियां मना कर रही हैं हमसे बात करने के लिए। तो केंद्र सरकार को वो सेंस ऑफ अर्जेंसी दिखानी पड़ेगी।
तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक बार फिर हमलावर केंद्र सरकार के ऊपर वैक्सीन को लेकर ये बड़ा हमला बोला गया। हमारे साथ मौजूद है दिल्ली बीजेपी के नेता आरपी सिंह जी। आरपी सिंह जी, दिल्ली के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि जो सेंस ऑफ अर्जेंसी दिखना चाहिए केंद्र सरकार में वो दिख नहीं रहा है, क्या जवाब? देखिए, केजरीवाल साहब सिर्फ कोरी राजनीति करते हैं। दिल्ली में 50 लाख लोगों को वैक्सीन लग चुका है। मुझसे पूछिए जो 50 लाख वैक्सीन दिल्ली में लगी है वो कहाँ से आई? उन्होंने एक पैसा खर्चा, वो तो छाती ठोक कर कह रहे थे कि 1400 करोड़ रुपए मैंने एलोकेट कर दिया है वैक्सीन के लिए। वो कहाँ गया 1400 करोड़ रुपया? किसको दिया, किसको ऑर्डर दिया? एक इंटेंट लेटर भेजकर बोले कि हमने वैक्सीन का ऑर्डर दे दिया है। कितना मजाक करते हैं दिल्ली वालों के साथ। इंटेंट लेटर और ऑर्डर में फर्क नहीं पता उनको, और वो अपने को IAS अफसर कहते हैं, पूर्व का IAS अफसर रहे हैं। असल में कोरी राजनीति कर रहे हैं। और जहां तक फाइजर और बार बार मोडेना की बात करते हैं, फाइजर ने तो ऑस्ट्रेलिया को कह दिया कि हम 2022 के जुलाई तक हमारे पास हम वैक्सीन दे नहीं सकते। तो खाम में क्यों लॉबिंग कर रहे हैं फाइजर को लेकर, क्यों इतनी हल्ला कर रहे हैं? जो केंद्र सरकार ने एक पूरा स्ट्रीमलाइन दिया कि हम दिसंबर तक कैसे पूरे देश को वैक्सीनेट करेंगे। वो किस महीने में, इस महीने में 8.8 करोड़ मई के अंदर वैक्सीन देंगे, जिसमें अभी भी दिल्ली सरकार के पास वैक्सीन पड़ी है। अगले महीने में लगभग कोई 16 करोड़ है, उससे अगले महीने में 19 करोड़ है। एक पूरा खाका है, और साल के अंत तक आते आते उस महीने में 60 करोड़ वैक्सीन होगी। टोल मिलाकर 216 करोड़ वैक्सीन देश भर में लोगों को मिलेगी, जिसमें पूरा देश की जो जिसमें पूरे देश की एडल्ट पॉपुलेशन करोगी। तो एक पैनिक क्रिएट करना जानकर और ये थोड़े दिन पहले ऑक्सीजन को लेकर ऐसे हल्ला कर रहे थे, उससे पहले बेड्स को लेकर हल्ला कर रहे थे। जो उनका करने वाला काम था, इन्होंने वादा किया था 30 मई तक मैं 44 ऑक्सीजन के वो बनाऊंगा, बड़े कॉन्सेंट्रेटर लगाऊंगा। ये पूछ लीजिए नहीं कहाँ लगे, कितने लगे। ठीक है, मतलब आप ये कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल राजनीति कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये बीजेपी का पक्ष जो अरविंद केजरीवाल ने आज हमला बोला उस पर बीजेपी के नेता आरपी सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आगे बढ़ते हैं और बात तूफान की। समुद्र में लहरें इस समय कहर बरपा रही हैं। 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इस समय तेज हवाएं चल रही हैं। हवा की गति इतनी तेज है कि यहाँ खड़े रहना भी मुश्किल है। समंदर का कहर इस तरह जारी है कि अब तट और समुद्र में कोई अंतर ही नहीं रह गया है। का शिखर कभी कभी जमीन को छू रहा है, जमीन को छूते हुए फिर ऊपर उठ रहा है। यहाँ सीढ़ियाँ थी, लेकिन अब सीढ़ियाँ नदारद है। समुद्र ने इतनी तेज थपेड़े मारी है। पर जो पार्क बनाया गया है पर्यटकों के लिए, किस तरह से यहाँ देखिए पूरा डिस्ट्रक्शन हो गया है। ये जो फाउंडेशन स्टोन है, ये देखिए किस तरह से ये लाइट पोस्ट जो है गिरा हुआ है। और ये समुद्री तट पर जहाँ भी आप जाएंगे इसी तरह की तबाही के निशान आपको दिखाई देगा। और ये वो तस्वीरें हैं जो आप एक्सक्लूसिव ABP न्यूज पर देख रहे हैं। याश तूफान की ग्राउंड रिपोर्ट ABP न्यूज पर लगातार। तो हम आपको बता दें कि तूफान यास ओडिशा से टकरा चुका है और अब बंगाल की तरफ बढ़ रहा है। तूफान यास ने ओडिशा और पश्चिम बंगाल में तटीय इलाकों में काफी नुकसान पहुंचाया है। इन तस्वीरों को देखकर आपको अंदाजा लग ही रहा होगा। कहीं तेज हवाओं ने पेड़ उखाड़ दिए हैं, तो कहीं गाड़ियां जलमग्न नजर आई, कहीं लोगों की जिंदगी अस्त व्यस्त हो गई। प्रकृति की ताकत का एहसास कराती ये तस्वीरें खौफ पैदा करने वाली हैं। समुंदर के करीब बसे रिहायशी इलाकों में पानी घुस गया है। बंगाल और उड़ीसा में इस समय जोरदार बारिश हो रही है और इस सब के बीच ग्राउंड पर मौजूद ABP न्यूज संवाददाता आप तक हर तस्वीर और तूफान से जुड़ा हुआ पल पल का अपडेट पहुंचा रहे हैं। ग्राउंड जीरो पर इस समय मेरी सहयोगी मिनोगिया बालासोर से जुड़ रही हैं और कुंतल चक्रवर्ती भी पश्चिम बंगाल से मेरे साथ मौजूद हैं। मैं आपका रुख करना चाहूंगी मिनोगिया, ये तूफान टकरा चुका है, कुछ रफ्तार हवा की कम आप देख रही हैं, महसूस कर रही हैं। हालांकि आपने बताया था कि 3 स्टेजेस में होता है, पहला लैंडफॉल, उसके बाद तेज हवाएं और फिर बारिश टेल के रूप में। बिल्कुल, और ये टेल का समय आ चुका है। अगला 1 घंटा 2 से 3 बजे तक सरकारी अधिकारियों के अनुसार, मेट डिपार्टमेंट के अनुसार ये सारा सेकेंड माने थर्ड फेज में अब जा रहा है। बालासर के ऊपर से आसपास के इलाकों से गुजर रहा है इस समय ये तूफान। इस समय सिर्फ आपको आंधी समझ में आएगी क्योंकि ये तेज हवाएं हैं। पानी का जो असर है, बारिश का जो असर है वो कम हो जाता है क्योंकि मॉइस्चर जो आता है साइक्लोन में वो रिलीज कर देता है। यानी कि जितना भी उसमें आर्द्रता रहती है, ह्यूमिडिटी रहती है, पानी रहता है, वो बारिश के तौर पे पहले रिलीज हो गया। लेकिन अब जो आने वाले कुछ घंटे
सकती है, क्योंकि गीली मिट्टी से पेड़ उड़ते हैं। हमने पता किया भी कई इलाकों में, कुछ इलाकों में इंटीरियर में पेड़ गिरे हैं और कई ऐसे इलाके हैं, रिहायशी इलाके। एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जिसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, वो है आज पूर्णिमा है। पूर्णिमा का मतलब हाई टाइड, यानी कि ज्वार भाटा में आज ज्वार रहेगा और उसके साथ इस तरह का साइक्लोन। ऐसे में पानी बढ़ता है और पानी का स्तर कई गुना ज्यादा जब बढ़ेगा तो निचले इलाकों में, तटवर्ती इलाकों में काफी घंटों तक रह भी सकता है और इससे बीमारियों का घर बनता है, इससे बीमारियां फैलती भी हैं। कोविड काल में बड़ी चुनौती होगी अगर इस पानी के जरिए भी आसपास वहाँ के लोग हैं या फिर संक्रमण किसी तरह से फैले। और तीसरी बहुत महत्वपूर्ण बात कि कई ऐसे इलाके हैं जहाँ एनडीआरएफ या ओडीआरएफ की टीम्स गई हैं, लेकिन लोग निचले इलाकों से सुरक्षित स्थानों पर अभी भी आने को तैयार नहीं है। बिल्कुल ठीक है मिनोगिया, आप जिस तरह की रिपोर्टिंग इस समय कर रही हैं बहुत ही साहसिक है। अपना भी आप बहुत ध्यान रखिए और मेरे सहयोगी कुंतल चक्रवर्ती दीघा से हमारे साथ जुड़ेंगे, पश्चिम बंगाल के दीघा से। वहां पर भी तूफान का सबसे ज्यादा असर होने की बात की जा रही है। यास तूफान पर हमारी नजर बनी हुई है। पश्चिम बंगाल ये तूफान अब से कुछ देर बाद पहुंचेगा। मेरी सहयोगी मनोज्ञा ने बालासोर से बताया कि पश्चिम बंगाल इस समय उड़ीसा में तेज हवाएं चल रही हैं, बारिश हो रही है और तूफान वहां से गुजर रहा है। कुंतल का मैं रुख करूंगी। कुंतल, दीघा से इस समय का क्या अपडेट? देखिए, दीघा धीरे धीरे पटरी पर वापस लौट रही है और ये दीघा में जो दुकानें हैं, लोगों की जो दुकानें हैं वो धीरे धीरे खोल रहे हैं। वजह ये है कि चक्रवाती तूफान कहीं ना कहीं यहाँ दीघा में सुबह अपना कहर मचाया था, लेकिन इसके बाद जो झारखंड के इलाके में, झारखंड की दिशा में धीरे धीरे चक्रवाती तूफान घूम गया है और इसी वजह से दीघा में ज़िंदगी जो आप देख सकते हैं पटरी में वापस लौट रही है। और पिछले 3-4 दिनों से जो दुकानें नहीं खोल पा रहे थे, धीरे धीरे वो दुकानें खोल रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ की तस्वीर। वजह यह है, फिर से आपको बता दूँ, शायद ये झारखंड की तरफ ये दिशा बदल कर चला गया है और इसी वजह से दीघा में पिछले आधा घंटा 40 मिनट से सब कुछ स्वाभाविक दिख रही है। बहुत बहुत धन्यवाद कुंतल इस पूरी जानकारी के लिए। तो ये जो यास तूफान है ये अब उड़ीसा से टकराने के बाद पश्चिम बंगाल की ओर बढ़ रहा था, लेकिन जैसा कि हमारे सहयोगी ने जानकारी दी कि शायद ये तूफान झारखंड की तरफ मुड़ा है और इसीलिए पश्चिम बंगाल में स्थिति अभी उतनी खराब नहीं है।